अस्सलामुअलैकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 डेयर नॉलेज की तरफ से। हमने लेसन 1 लेसन 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे दी हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जो कि है परसेप्शन, उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3। और लेसन 3 में हम डिस्कस करेंगे जो लेसन 3 है हमारा बेसिकली, उसमें हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ परसेप्शन। काइंड्स ऑफ परसेप्शन में फिर हमारे पास आते हैं स्पेशल परसेप्शन, जिसमें परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस को डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है टेम्पोरल परसेप्शन, और लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑडिटरी परसेप्शन। तो जब हम काइंड ऑफ परसेप्शन डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो का मतलब है कि बहुत बोरिंग होने वाली है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम लेसन 3 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जो कि है स्पेशल परसेप्शन, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस काफ़ी डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं डेप्थ परसेप्शन से, जिसमें हमारा मेन मकसद होता है हाउ फार इज़ इट, कितना दूर है आप एक चीज़ का जो है जायज़ा इससे लगा लेते हैं। यानी कि आप अपने इर्द गिर्द जो परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस है, इसके अंदर आपका मेन मकसद यही होता है कि आप एक चीज़ की डेप्थ को मालूम करते हैं, आप एक चीज़ की डिस्टेंस को मालूम करते हैं, आप ये मालूम करते हैं कि एक चीज़ जो है वो आपसे कितने फासले में है। इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड की है। The use of visual cues to perceive the distance or three-dimensional characteristics of an object. अब डेप्थ परसेप्शन है क्या? ये हमारे विजुअल क्यूज का इस्तेमाल है। विजुअल क्यूज यानी कि हम अपने आईज को जो यूज करते हैं किसी चीज को परसीव करने के लिए, तो यूज ऑफ विजुअल क्यूज टू परसीव द डिस्टेंस, किसी चीज का डिस्टेंस मालूम करने के लिए, और थ्री डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट की थ्री डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को परसीव करने के लिए जो हम अपनी विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। थ्री डायमेंशनल क्यूज यानी कि जिसको हम नॉर्मली जिसको हम 3D कहते हैं कि ये चीज़ 3D है, ये चीज़ 2D है। जो 3D है इसका मतलब है कि थ्री डायमेंशनल। तो जो हम 3D ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हमारी जो वो एबिलिटी है जो हम अपनी विजुअल क्यूज़ को यूज़ करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, परसीव करने के लिए, तो उसको हम डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। अब है क्या कि हमारी जो आईज़ हैं, अगर अपने आई का स्ट्रक्चर बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आई का जो फंक्शन है, यानी कि जो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो फंक्शन है, उसके मुताबिक हम 2D ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। यानी कि हमारी जो सलाहियत है वो है 2D ऑब्जेक्ट्स देखने की, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारे आईज का बना है, तो हम एक चीज़ को 2D फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल। लेकिन जो हमारे क्या कहते हैं, जो रिसर्च इसके ऊपर हुई और जो हमारे परसेप्शन के बारे में जो मालूम करना चाहते थे, तो काफ़ी सरप्राइजिंग हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जब हम हमारी जो सलाहियत है वो 2D ऑब्जेक्ट्स को या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को परसीव करना है, तो हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को किस तरह परसीव कर लेते हैं। अब ये जो हमारी सलाहियत है, ये जो हमारी एबिलिटी है कि हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड या थ्री डायमेंशनल दुनिया को हम बड़ी इजीली परसीव कर लेते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या है कि इट enables us to see the world in terms of object located at various distance from us। हम इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं और हम उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर मौजूद है, हाउ फार इज इट। तो ये हमारे पास आता है डेप्थ परसेप्शन। अब इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये एबिलिटी ना होती, हम डेप्थ परसेप्शन के ज़रिए वर्ल्ड को या इस दुनिया को हम थ्री डायमेंशनल में ना देख पाते, तो ये दुनिया हमारे लिए एक फ्लैट सरफेस होती। कभी हम किस चीज़ के साथ टकरा रहे होते, कभी किस चीज़ के साथ टकरा रहे होते। आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी घर की जो दीवार है वो आपसे कितनी दूर है, आपके घर का सोफ़ा जो है वो कितना दूर है आपसे, कितना नज़दीक है। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो हम परसीव कर पा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हम मालूम कर पा रहे होते हैं, जो हम परसेप्शन है, इसको हम कहते हैं डेप्थ परसेप्शन।
यानी कि जो थ्री डायमेंशनल चीज़ को हम परसीव करते हैं। द वर्ल्ड वी लिव इन इज थ्री डायमेंशनल। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये थ्री डायमेंशनल है, 3D है। लेकिन हमारी जो देखने की एबिलिटी है वो 2D है। अब हम इस थ्री डायमेंशनल को किस तरह परसीव कर पा रहे होते हैं, इसको कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। किस किस तरीके से परसीव कर पाते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेप्थ परसेप्शन तो इसको कहते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, इस तरह क्या खास है जिसकी वजह से हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर पा रहे होते हैं। तो इसके काफ़ी जो है टर्म्स हैं, काफ़ी इसके अंदर जो हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड को इतनी आसानी से किस तरह देख पाते हैं। और यही जो टेक्निक्स हैं अक्सर आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी पेंटिंग्स में भी यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ी 3D लगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि वी कैन डिस्क्राइब द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आवर एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस प्रोजेक्टेड इनटू आवर रेटिनास। कि हम क्या करते हैं कि दैट वी कैन डिस्क्राइब द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एक ऑब्जेक्ट का साइज और डिस्टेंस हम डिस्क्राइब कर पा रहे होते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस प्रोजेक्टेड इनटू और रेटिनास। जो इमेजेस हमारे रेटिनास में प्रोजेक्ट होते हैं उसके बेस पे। अब उसके अंदर हमारी डेप्थ परसेप्शन भी इन्वॉल्व होती है। डेप्थ परसेप्शन जो है ये हमारी इन्नेट भी है और लर्नड भी है। इन्नेट कैसी है, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, द विजुअल क्लिफ। और उसमें हुआ यूँ था कि जो टेबल था वो शीशे का था और आधा आधा जो टेबल था वो कलर्ड था, यानी कि पेंटेड था, और आधा जो टेबल था वो शीशा था। उसके ऊपर एक बच्चे को जो है जो क्रॉल करता है उसको उसके ऊपर बिठाया। अब वो बच्चा जो है वो क्रॉल तो कर रहा है, लेकिन जब वो उस पॉइंट पे पहुंचा कि जहाँ पर शीशा कलर्ड नहीं है, नीचे से ज़मीन नज़र आ रही है, तो वो बच्चा जो था वो आगे नहीं मूव कर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि मैं नीचे गिर जाऊँगा। अब उसके ज़हन में ये तो नहीं कि शीशा है मैं इसके ऊपर क्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसके ज़हन में ये था कि मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया गया कि जो डेप्थ परसेप्शन है ये हमारी इन्नेट भी है, क्या वी आर बोर्न विद डेप्थ परसेप्शन। इसके अलावा डेप्थ परसेप्शन जो है वो हमारी लर्न भी है क्योंकि हम वक्त के साथ साथ जो है काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं और फिर हम उसके बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चीज़ जो है वो हमसे दूर है तो कितनी दूर है, नज़दीक है तो कितनी दूर है, और हम डेप्थ परसेप्शन को किस तरह परसीव कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे लर्न व्यू पॉइंट्स आते हैं। डेप्थ परसेप्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर क्यूज, मोनोकुलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज। नॉर्मली आपने जो टर्म्स सुने होंगे तो वो मोनोकुलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज के सुने होते हैं। मस्कुलर क्यूज काफ़ी लोगों को एक नया टर्म नज़र आएगा क्योंकि नॉर्मली जो टर्म्स हम डिस्कस करते हैं डेप्थ परसेप्शन में वो मोनोकुलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज में ही डिस्कस करते हैं। ये मस्कुलर क्यूज जो है ये वाला टर्म, इसके अंदर जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो बाइनोकुलर क्यूज में भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब मैं डिफरेंट बुक्स से अपने लिए नोट्स बना रही थी या डिफरेंट बुक से जब मैं मटेरियल कलेक्ट कर रही थी तो एक बुक है जनरल साइकोलॉजी बाय नाइमा खातून, तो उसके अंदर मस्कुलर क्यू को एक अलग जो है इसकी कैटेगरी बनाई गई है। तो इसलिए मैंने इसको अपनी प्रेजेंटेशन में भी इंक्लूड किया ताकि आपके पास एक कंप्लीट लेक्चर आ जाए और कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि जो मिसिंग हो। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी आपके बड़े काम आएगी, जनरल साइकोलॉजी में भी आपके बड़े काम आएगी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में भी बड़े काम आएगी। यानी कि जहाँ जहाँ डेप्थ परसेप्शन को डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पर आपके ये नोट्स काम आएंगे। सो दैट्स वाई आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट यहाँ पर वो सारे मटेरियल जो हैं इंक्लूडेड हो जो कि नॉर्मली डेप्थ परसेप्शन या इससे रिलेटेड डिस्कस किए जाते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर क्यूज, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मोनोकुलर क्यूज और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बाइनोकुलर क्यूज। और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मस्कुलर क्यूज के कुछ टर्म्स हम बाइनोकुलर क्यूज में भी डिस्कस करते हैं, बल्कि इसको कम्प्लीटली हम बाइनोकुलर क्यू में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसकी अलग कैटेगरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है वो हमारे आइज़ की मसल का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको मस्कुलर क्यूज की एक अलग कैटेगरी बना दी है। स्टार्ट करते हैं मस्कुलर क्यूज से। मस्कुलर क्यूज क्या होते हैं? दोज क्यूज दैट कम फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से जो क्यूज आते हैं उसको हम कहते हैं मस्कुलर क्यूज। अब क्या है कि ऑल इमेजेस आर प्रोजेक्शंस ऑफ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड ऑन टू टू डायमेंशनल सरफेस द रेटिना।
जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की जो इमेजेस हैं वो हमारे 2 डायमेंशनल सरफेस पे दे आर प्रोजेक्टेड ऑन टू अ 2 डायमेंशनल सरफेस। और वो सरफेस क्या है? वो हमारा रेटिना है। इट ऑल्सो रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस एंड अकोमोडेशन। अब ये क्या है कि हमारे प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस पे भी रिलाई करता है और प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन पे भी रिलाई करता है। कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन को हम बाइनोकुलर व्यू में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि और आईज आर कनेक्टेड और आईज आर कनेक्टेड टू मसल्स दैट अलाउ देम टू मूव एंड रोटेट। हमारी जो आईज हैं वो मसल्स के साथ कनेक्टेड है जो उसको अलाउ करती है कि वो मूव करे और रोटेट करे। यहाँ पर आप कन्वर्जेंस का कुछ जो है आपको जो हम आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। अच्छा, देयर आर ऑल्सो मसल्स दैट अटैच टू इट दैट चेंज द शेप ऑफ द लेंसेज। अब कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं कि जो आपके जो अटैच होते हैं कि आपके लेंसेज की शेप को चेंज करें। अब यहाँ पर जो टर्म है वो आपको आपके जहन में थोड़ा एकोमोडेशन के लिहाज से आएगा जो हम आगे मजीद इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अकोमोडेशन को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें है क्या कि मस्कुलर क्यूज वो क्यूज है जो हमारी बॉडी दैट कम्स फ्रॉम द बॉडी। और इसके अंदर हमारे जो मस्कुलर क्यूज हैं ये टोटली कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन के प्रोसेस पे ही रिलाई करते हैं। कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन के प्रोसेस में किस तरह रिलाई करते हैं कि हमारी जो आइज़ हैं वो मसल के साथ कनेक्टेड है, किस तरह कनेक्टेड है कि वो उसको अलाउ करती है कि वो रोटेट करे और मूव करे, यानी कि कन्वर्जेंस। एंड देयर आर ऑल्सो मसल्स दैट अटैच टू इट दैट चेंज द शेप ऑफ द लेंसेज। हमारे आइज के साथ इस तरह के मसल्स भी अटैच्ड हैं कि जो हमारी लेंसेज के शेप को चेंज करते हैं, यानी कि अकोमोडेशन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है मोनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर क्यूज के मैंने 2 डेफिनेशन इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट वन इज विजुअल क्यूज दैट कैन बी सीन फ्रॉम वन आई एंड दैट अलाउ अस टू परसीव डेप्थ। वो विजुअल क्यूज जो हम अपनी एक आंख से भी देख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस और डेप्थ क्यूज दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय आइदर आई अलोन। यानी कि सेम ही बात है लेकिन वर्डिंग थोड़ी चेंज है कि डिस्टेंस या डेप्थ क्यू जो हम परसीव कर सकते हैं किसी भी एक आंख से, तो यहाँ पर इसको कहते हैं मोनोकुलर क्यू। मोनो का मतलब है वन और इसके अंदर हमारी एक ही आई का काम होता है। इसके अंदर हम यानी कि हम किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं, अगर हम उसको एक आंख से भी परसीव करना चाहें तो हम उसको परसीव कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोनोकुलर क्यूज को हाँ इसको वन आई क्यू भी कहा जाता है। वन आई क्यू इसको इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर हमारी एक आंख जो है वो इन्वॉल्व है। एंड मोनोकुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी क्यू। इसको सेकेंडरी क्यूज भी कहा जाता है क्योंकि ये सेकेंडरी प्रोसेस है। जो प्राइमरी स्टेप है उसके अंदर तो आपके दोनों आईज इन्वॉल्व है ना। आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आप दोनों आंखों से देखते हैं, तो यानी कि वो आपका प्राइमरी प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले तो यही काम है। सेकेंडरी क्यू इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि इंसान एक आंख से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर आप अपनी एक आंख को जो है बंद कर ले और एक आंख से सब कुछ देखे तो आपको बिल्कुल सही नजर आएगा, आप डेप्थ परसेप्शन पे सही उतरेंगे। अब मोनोकुलर क्यू का क्या काम है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों का फॉर एग्जांपल किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी एक आंख ज़ाया हो जाती है, तो वो बाकी जो दूसरी एक आंख है उससे भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली देख पा रहे होते हैं। वो कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिस है जिसके बेस पे वो फिर भी देख पा रहे होते हैं। इसमें फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्सचर ग्रेडियंट और उसके बाद फिर दूसरा है लीनियर पर्सपेक्टिव और ओवरलैप। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शैडोविंग, जिसमें इसको शैडोविंग भी कहा जाता है कुछ बुक्स में, या कुछ जगहों पर इसको लाइट हैंड शेड भी कहा जाता है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मोशन पैरालैक्स, जिसकी वजह से जो कि इस रंग के मोशन पैरालैक्स हैं जिसकी वजह से हम मोनोकुलर क्यूज यानी कि एक आंख से भी चीज़ें परसीव कर पा रहे थे। डेप्थ परसेप्शन जो है वो हमारी फर्म हो रही होती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ मूवमेंट, या सिंपली इसको मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एरियल और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, यानी कि इसको एरियल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है और इसको एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एरियल पर्सपेक्टिव, या तो फिर इसको कहते हैं रिलेटिव हाइट। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे हाइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन,
एंड सेकेंड लास्ट पे फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव साइज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव क्लैरिटी और क्लियरनेस। टेक्सचर ग्रेडियंट, टेक्सचर ग्रेडियंट भी कहा जाता है, कुछ बुक में इसको सिर्फ टेक्सचर कहा जाता है, कहीं पर आपको सिर्फ ग्रेडियंट टेक्सचर वर्ड सुनने को मिलेगा, और कहीं पर आपको ग्रेडियंट्स ऑफ टेक्सचर का वर्ड सुनने को मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बातें सेम ही होती है, मतलब उनका सेम ही होता है, और जिसके अंदर जो नोट्स हैं या जो टर्म्स हैं या जो अगेन वही बात के बातें हैं वो सेम होती हैं। According to texture gradient, the texture of a surface appears smoother as distance increases. Gradient is continuous change in something. Texture क्या है? Texture of a surface. यानी कि एक चीज आपकी जितनी नजदीक होगी उतना आपको ज्यादा उसका टेक्सचर जो है वो डिफाइन करके नजर आएगा, ज्यादा वो आपको उसकी एक जो टेक्सचर है वो आपको कंप्लीटली सही तरीके से नजर आएगा। लेकिन जितना ही वो ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा, जितना ही उस ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका जो टेक्सचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, और उतना ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको स्मूथ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है, आप दूर से दीवार देख रहे हैं तो आपको वो एक स्मूथ दीवार नजर आ रही है, लेकिन आप जितना नजदीक होते जा रहे होते हो आपको पता चलता है कि उस दीवार में तो ईंटें हैं, उस ईंटों का एक प्रॉपर शेप है। फिर आप मजीद नजदीक होते जा रहे होते हो, फिर आपको पता चलता है कि उस ईंटों में जो है वो एक रफ सा स्ट्रक्चर है उसका। तो यहाँ पर क्या है कि जितना आप से एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, उतना ही उसका जो टेक्सचर है वो आपको स्मूथ नजर आएगा, और जितना ही आप उस ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे उतना ही वो आपको ज़्यादा रफ और ज़्यादा डिफाइंड टेक्सचर आपको उसका नजर आएगा। ग्रेडियंट इज कॉन्टिन्यूस चेंज इन समथिंग। ग्रेडियंट यानी कि एक चीज में कॉन्टिन्यूस चेंज आना, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। एंड ऑब्जेक्ट फार अवे अपीयर स्मॉलर एंड मोर डेंसली पैक्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर होता है वो ज्यादा डेंसली पैक्ड और स्मॉलर होता है, लेकिन मेन चीज जो टेक्सचर ग्रेडियंट के बारे में है वो यही है कि जितना आपके नजदीक एक चीज होती है उतनी वो आपको रफ और उतनी उसका टेक्सचर जो है वो नजर आएगा, जितना वो दूर होगा उतना वो स्मूथर नजर आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है वह है लीनियर पर्सपेक्टिव, और जो नॉर्मली अगर आपने ट्रेन का सफ़र किया हो तो फिर आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा होगा इसका। ट्रेन का ना भी किया हो तो नॉर्मली रोड साइड्स का, लेकिन ट्रेन का सफ़र अगर आपने किया तो आपको ज़्यादा जो है ये टर्म ज़्यादा क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू लीनियर पर्सपेक्टिव क्या है कि इट डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी ऑफ पैरेलल लाइंस appear to converge at the horizon। हॉरिजॉन क्या है? आसमान और ज़मीन के बीच की जो लाइनिंग होती है, ठीक, मतलब बहुत सिंपल करके मैंने बताया है। द क्लोजर टुगेदर द लाइंस अपीयर टू बी द ग्रेटर द परसेप्शन ऑफ द डिस्टेंस। एंड पोंजो इल्यूजन भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पोंजो इल्यूजन यानी कि यही जो टर्म मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको पोंजो इल्यूजन भी कहा जाता है। लीनियर पर्सपेक्टिव में होता क्या है कि जो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रेन की लाइंस की एग्जांपल मैं इसलिए दूंगी कि वो बहुत अच्छी इसके साथ मैच हो रही है। पैरेलल लाइंस होती है वो बिल्कुल सीधी लाइंस होती है, वो ट्रायंगल फॉर्म में नहीं होती है, ना कहीं पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि जो आपकी नजदीक की लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं, और जो दूर की लाइंस हैं जो हॉरिजॉन पे है वो कन्वर्ज कर रही है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिली हुई है, आपको ये लगेगा कि वो मिली हुई है। अब यहाँ और बता क्या रहे हैं कि जितनी जो लाइंस है वो नज़दीक है, द क्लोजर टुगेदर द लाइंस अपीयर टू बी, जितनी वो लाइंस जो हैं वो क्लोजर नजर आएंगी, इसका मतलब है कि द ग्रेटर द परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस। जितनी ज्यादा वो लाइन क्लोज होगी एक दूसरे के साथ उतने ही ज्यादा आप डिस्टेंस का जायजा लगा पा रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर अब आपकी 3 डायमेंशनल इमेजेस किस तरह नजर आ रही है, आप अपनी दुनिया को 3 डायमेंशनल किस तरह देख पा रहे होते हैं कि अगर ये लाइनें इसी तरह सीधी जा रही होती तो मे भी शायद आप उसको उस तरह अच्छी तरीके से परसीव ना कर पाते अगर सेम ही होती। लेकिन जहां पर ये लाइन मुड़ रही है, जितनी ज्यादा ये लाइन जो है वो मुड़ी है और जितनी ज्यादा ये अटैच हुई है उतना ही आप डिस्टेंस का अंदाजा जो है वो आप बड़ी अच्छी तरीके से लगा पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पोंसो इल्यूजन, और यहीं पर जो है हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव भी काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म वो है ओवरलैप। अकॉर्डिंग टू दिस सुपर पोजिशन इंटरपोजिशन का टर्म भी इसके लिए यूज किया जाता है।
सुपर इम्पोजिशन भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि सुपर इम्पोजिशन सुपर पोजिशन और सुपर इंटरपोजिशन का कम्बिनेशन है। और ओवरलैप का वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, ओवरलैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें होता क्या है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट पार्टली या पार्शली ब्लॉक्स और obscures the view of another object, the partially blocked object is perceived as being farther away। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक्ड हुआ है उसको हम दूर समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, और जो ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर रहा है यानी कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम समझते हैं कि ये नज़दीक है। हम इस तरह 3 डायमेंशनली एक चीज़ को परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में एंटर हुए, आपने देखा कि आपके सामने जो है सोफ़ा पड़ा हुआ है, अ, और सोफ़े के बाद फिर सोफ़े से आगे जो है एक चेयर है, लेकिन सामने सोफ़ा है, सोफ़ा सामने और चेयर जो है उसके पीछे है। सोफ़े ने थोड़ा-सा उस चेयर को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सोफ़े को नज़दीक परसीव कर रहे हैं और जो चेयर है उसको आप दूर परसीव कर रहे हैं। यानी कि टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप डेप्थ परसेप्शन को अच्छी तरीके से परसीव कर पा रहे होते हैं। इवन कि अगर आपकी एक आँख बंद हो और आप दूसरी आँख से देखें तो भी आप उसको सही तरीके से परसीव कर पा रहे होते हैं। इंटरपोजिशन कब होती है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज ब्लॉक्ड बाय अनदर, जिसको हम अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से वो ब्लॉक्ड है, तो उसको हम दूर परसीव करेंगे। सिंपल एग्जांपल उसी सोफे और चेयर की ले लें, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टर्म्स है तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। अब चेयर जो है वो काफ़ी दूर है क्योंकि वो सोफे ने उसको थोड़ा-सा जो है वो सीन ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि चेयर की जो है वो टाँग एक आपको नज़र नहीं आ रही। तो वो जो चेयर है वो इंटर पोजीशन है, यहाँ पर इंटर पोजीशन उसकी अकर हो रही है क्योंकि वो चेयर जो है वो ब्लॉक्ड है, इट इज ब्लॉक्ड बाय द सोफा। सुपर इम्पोजिशन में फिर क्या है कि सुपर इम्पोजिशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्टली हाइडिंग अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हाइड कर रहा है तो उसको हम सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नियर परसीव करते हैं। अगेन एग्जांपल अगर वही सोफे और चेयर के दे दो, तो जो सोफा है वो चेयर को ब्लॉक कर रहा है, तो सोफा जो है वो हमारे पास सुपर इम्पोजिशन है। यहाँ पर ओवरलैप जो है इसके जरिए हम मोनोकुलर क्यू को सही तरीके से परसीव करते हैं। थ्रू मोनोकुलर क्यू हम डेप्थ परसेप्शन सही तरीके से परसीव कर पा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है शेडोइंग, यानी कि लाइट एंड शेड। शेडोइंग भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको लाइट एंड शेड का टर्म यहाँ पर यूज सुनने को मिलेगा। According to this term, near objects reflect more light to our eyes। जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हमारे आईज पे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर पा रही होती हैं। द डिमर वन सीम्स द फादर अवे इट इज। जितना वो डिम नज़र आएगा, जितनी एक चीज़ ब्राइट होगी, जितनी एक चीज़ आपके आंखों पे ज़्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो इतना ही वो आपको नियर नज़र आएगा। लेकिन जितनी एक चीज़ ज़्यादा डिम और ज़्यादा हल्की नज़र आएगी, तो इसका मतलब है कि वो उतना ही दूर है। अब आप इस पिक्चर को देखें, ये बिल्कुल एक किस्म की फ्लैट पिक्चर है, लेकिन आप इसको 3D फॉर्म में परसीव कर पा रहे हैं, आप इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में परसीव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दूर का पहाड़ है वो दूर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपको डिम नज़र आ रहा है। अब इस पहाड़ के कंपैरिजन में अगर आप ये स्लाइड देखें, तो स्लाइड में आपको नज़दीक दूर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये दोनों एक जैसे फ्लैट इमेजेस हैं, लेकिन ये वाली इमेज जो है ये आपको एक 3D इफेक्ट दे रही है, और ये वाली इमेज जो है, ये बाकी जो स्लाइड है, ये आपको 3D इफेक्ट नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट एंड शेड का एक प्रोसेस यूज हुआ है कि जो नज़दीक वाली चीज़ है, यानी कि यहाँ पर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप इसको नज़दीक परसीव कर रहे हैं। अब ये जो है ये आपको थोड़ा डिम नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर शैडोविंग का इफेक्ट नज़र आ रहा है, शेड ज़्यादा है, डिमर है। इसका मतलब है कि आप इसको दूर परसीव कर रहे हैं, हालांकि इमेज जो है एक फ्लैट इमेज है, लेकिन लाइट एंड शेडोइंग, ये शेडोइंग की वजह से आप इसको 3D परसीव कर रहे हैं। हाईलाइट्स ब्रिंग अदर पार्ट्स फॉरवर्ड, इंक्रीजिंग द 3 डायमेंशनल इफेक्ट। जिस चीज़ों पे हाईलाइट ज़्यादा है वो चीज़ ज़्यादा आपको फॉरवर्ड नज़र आ रही है, और आप उसको इतना नज़दीक परसीव कर रहे हैं और उतना ही आपको 3 डायमेंशनल इफेक्ट जो है उसमें नज़र आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है हमारे पास है मोशन पैरालैक्स या रिलेटिव मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस,
Objects farther away seems to move across the field of vision more slowly than closer objects. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रेन का सफ़र किया है तो, या आपने गाड़ी में सफ़र किया है, या कि कहीं पर भी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी नज़दीक जो जगह है, फॉर एग्जाम्पल नज़दीक दरख्त है या नज़दीक रोड है, अगर आपने रोड का भी देखा तो बहुत जल्दी 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 मूव कर रही होती है। और जो दूर के ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने दूर कहीं घर देखे हो, दूर कोई ट्री देखो, तो बड़ा स्लोली मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो जो घर हैं वो दूर हैं, और ये जो नज़दीक जो रोड है ये नज़दीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है ये तेज़ तेज़ मूव हो रही है, और वो जो घर है वो बड़ा स्लो मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास डेप्थ परसेप्शन फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है स्पीड ऑफ मूवमेंट, और कहीं पर हम इसको सिर्फ मूवमेंट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, ऑब्जेक्ट्स मोर डिस्टेंट देन द फिक्सेशन पॉइंट मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे, और जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट हैं वो आपको ऑब्जेक्ट मोर डिस्टेंट देन द फिक्सेशन पॉइंट मूव इन द सेम डायरेक्शन, और जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हुए नजर आएंगे। And the amount of movement for far objects than it is for the near one. So इसकी एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, अगर आप गोल गोल घूमना शुरू कर रहे हो तो यहाँ से ही आपको अंदाजा लगेगा कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल आपके साथ साथ जो है मूव होते हैं आपको नजर आएंगे, और जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ मोशन एंड मूवमेंट, या स्पीड ऑफ मोशन या मूवमेंट जो है ये आपकी हेल्प करती है मोनोकुलर क्यू में। उसके बाद है एरियल और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। एरियल और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव में है क्या? वाटर वेपर्स एंड पोल्यूशंस इन द एयर स्कैटर लाइट वेव्स, गिविंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अ ब्लूइश हेजी अपीयरेंस कंपेयर्ड विद द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो एयर में पोल्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लाइट वेव है उसको स्कैटर कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको ब्लूइश और हेजी सा अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से आप उसको दूर परसीव कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, एक क्लियर डे है, बहुत साफ दिन है जिसमें बिल्कुल कोई पोल्यूशन ही नहीं है, तो अगर आपने इस तरह की एरियाज का विजिट किया हो जहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर वहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम हो, बिल्कुल कोई पोल्यूशन ही ना हो, तो अगर आप फिर उस दिन सामने वाले पहाड़ों को अगर आप देखें तो आपको बहुत नज़दीक नज़र आता है, बहुत इतना नज़दीक को आपको लगता है कि बिल्कुल थोड़ा ही फासला है, या यू कैन इवन टच दैट माउंटेन, वो आपको इतना नज़दीक नज़र आएगा अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। और जब नॉर्मल इस तरह मौसम होता है जिसमें पोल्यूशन है, वाटर वेपर है एयर में, ये लाइट वेव्स को स्कैटर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी इस तरह माउंटेन है, वो थोड़ा ब्लूइश सा टच दे रहा है, थोड़ा हेजी अपीयरेंस है, या सही आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको दूर परसीव करते हो। तो यहाँ पर डेप्थ परसेप्शन जो है वो इस तरह आपकी हेल्प करता है, और आप इसको मोनोकुलर क्यू के ज़रिए भी परसीव कर पाते हो। Then the next one is aerial perspective and relative height. इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है वो जितना हाइट में ज़्यादा है उतना हम उसको दूर परसीव करते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट जितना वो हाइट में कम है उसको उतना हम नज़दीक परसीव करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख लें कि ये वाले माउंटेन जो है, अगेन इस पिक्चर को अगर मैं इस स्लाइड के साथ कंपेयर करूँ तो ये स्लाइड जो है ये आपको 2D इफेक्ट दे रहा है या 3D इफेक्ट नहीं दे रहा, और ये पिक्चर जो है ये आपको 3D इफेक्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव हाइट वाला पर्सपेक्टिव यूज हुआ है। जो ये वाला माउंटेन है ये थोड़ा साइज में छोटा है, उसके बाद फिर ये बड़ा है, फिर ये, तो आप इस तरह इस माउंटेन को नज़दीक परसीव करते हो, और बाकी जो है वो बिल्कुल डिम है, और बिल्कुल वो एक अगेन वो तो फिर एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव आते हैं, लेकिन हाइट की अगर बात करें तो बाकी जो माउंटेन्स हैं उसको हाइट में थोड़ा बड़ा बनाए। ये वाला माउंटेन जो है वो इससे थोड़ा बड़ा है हाइट में, तो हम इसको इसके बाद परसीव करते हैं कि ये इससे दूर है। फिर ये वाला माउंटेन, फिर ये, इसके बाद जो बाकी है, तो जितनी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है उतना ही हम उसको डिस्टेंट एज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम उसको परसीव करते हैं।
फिर है हाइट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हाइट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है कि इसको हाइट इन द पिक्चर प्लेन भी कहा जाता है। कि नॉर्मली आर्टिस्ट जो हैं वो ये टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग में, ताकि वो अपनी पेंटिंग को एक 3D इफेक्ट दें। अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर ऑन द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड पे है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए कहा है कि जो आसमान और ज़मीन के बीच की जो लाइनिंग होती है उसकी बात की जा रही है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द ग्राउंड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिलो। The farther they appear to be below the horizon, the closer they appear to be. यानी कि हॉरिजॉन के जितना वो नीचे होगा उतना ही हम उसको नजदीक परसीव करेंगे। जितना वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल एयर में, द फार्दर दे अपीयर टू बी द क्लोजर दे अपीयर टू बी टू अस। जितना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होंगे उतना हम उसको नजदीक परसीव करेंगे। और नॉर्मली आर्टिस्ट किस तरह यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो दो बर्ड्स बनाते हैं, इन दो बर्ड्स की एग्जाम्पल ले लो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये शो करना चाह रहे हैं कि एक बर्ड जो है वो थोड़ा हमारे नज़दीक है और एक बर्ड जो है वो दूर है, तो नज़दीक वाले बर्ड को वो क्या करेंगे कि नज़दीक वाले बर्ड को थोड़ा ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा ऊपर, और जो दूर वाला बर्ड है उसको थोड़ा नीचे बनाएंगे। यहाँ पर वो ये शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है कि नज़दीक किस कौन सा वाला है और दूर कौन सा वाला है। अगर ज़मीन पे वो किसी चीज़ को नज़दीक शो करना चाहेगा तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे बनाएगा, और जो दूर शो करना चाहेगा यानी कि जितना जिस चीज़ को दूर शो करना चाहेगा उतना ही वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नज़दीक बनाएगा, चाहे वो एयर में है और चाहे वो ग्राउंड में है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज के अकॉर्डिंग अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सिमिलर साइज के हैं, लेकिन उनमें से अगर एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी साइज में बड़ा हो तो हम उसको नज़दीक परसीव करते हैं। नीचे पिक्चर जो है फुटबॉल्स की, तीनों जो है वो बिल्कुल एक ही पिक्चर पे, एक फ्लैट पिक्चर पे हैं, लेकिन एक फुटबॉल जो है वो साइज में बड़ा है दूसरे के बनिस्बत और दूसरा जो है वो बड़ा है तीसरे के बनिस्बत। तो यहाँ पर आप इसको जो ये वाला फुटबॉल है आप इसको नज़दीक परसीव करें, इसको दूर, और इसको उससे भी ज़्यादा दूर। क्यों? बिकॉज ऑफ द साइज। और नॉर्मली जो है एक यहाँ पर 3D इफेक्ट जो है आपके पास फॉर्म हो रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव क्लैरिटी और क्लियरनेस। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म एक चीज़ आपके जितनी नज़दीक होगी उतनी वो क्लियर होगी, उतनी आप उसको अच्छी तरीके से देख पा रहे होते हैं, और जितनी वो चीज़ दूर होती है उतनी वो क्लियर नहीं होती और आप उसको सही तरीके से देख नहीं पाते। तो यानी कि आप जिस चीज़ को सही तरीके से देख नहीं पाते तो वो यानी कि दूर है, और जिस चीज़ को आप क्लियरली देख पाते हो तो यानी कि वो नज़दीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है बाइनोकुलर क्यू। अकॉर्डिंग टू दिस क्यू, बाइनोकुलर क्यू, इसके मैंने दो डेफिनेशंस इंक्लूड किए कि डिस्टेंट और डेप्थ क्यूज दैट रिक्वायर द यूज ऑफ बोथ आईज। यानी कि डिस्टेंट क्यूज या डेप्थ क्यूज, वो क्यूज जो हम अपने दोनों आईज से देख सकते हैं, ये परसीव कर सकते हैं, तो हमारे पास आता है बाइनोकुलर क्यू। दूसरी डेफिनेशन इसकी है टू विजुअल क्यूज दैट रिक्वायर बोथ आईज टू अलाउ अस टू परसीव डेप्थ। विजुअल क्यू है कौन सी विजुअल क्यू है दैट अलाउ अस टू या दैट रिक्वायर बोथ आईज, जिसमें हमारे दोनों आईज इन्वॉल्व होते हैं कि हम किसी चीज की डेप्थ को परसीव कर सकें। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे जो बाइनोकुलर क्यू में जो टर्म मैं यूज कर रही हूँ वो मोनोकुलर क्यू में मैंने यूज नहीं की है, क्योंकि मोनोकुलर क्यू में वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। बाइनोकुलर क्यू में उसमें दोनों आईज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म्स इस तरह हैं। बाइनोकुलर क्यू को हम प्राइमरी क्यूज भी कहते हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल प्राइमरी क्यू है। आप कोई भी चीज़ देखते हो तो जाहिर है आप अपनी दो जो अपनी आपकी दो आईज हैं आप उसी को यूज करते हैं, एंड इट इंक्लूड टू आईज फॉर परसेप्शन। प्राइमरी क्यूज रिलेट टू द फिजियोलॉजी ऑफ विजुअल सिस्टम। अब यहाँ पर हमारा विजुअल सिस्टम इन्वॉल्व है, हमारा मेन फोकस जो है वो विजुअल सिस्टम पे है। मोनोकुलर क्यू को अगर आपने ध्यान दिया तो उसमें हमने विजुअल सिस्टम से ज़्यादा जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर था हमने उस पर ध्यान दिया था। इन्वायरमेंटल स्टिमुला है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही थी हमने उस पर ध्यान दिया था, लेकिन बाइनोकुलर क्यू में हम विजुअल सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा,
बाइनोकुलर क्यू ऑपरेट्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ बोथ आइज। बाइनोकुलर क्यू क्या है? हमारे दोनों आंखों की इंटरेक्शन के जरिए ऑपरेट होती है। इसके अंदर जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, एक है रेटिनल डिस्पैरिटी, एक है कन्वर्जेंस और एक है एक्मोडेशन। रेटिनल डिस्पैरिटी को बाइनोकुलर डिस्पैरिटी भी कहा जाता है एंड द टू आईज, द रेटिनास, रिसीव स्लाइटली डिफरेंट और डिस्पैरेट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू रेटिनल डिस्पैरिटी, आपने बचपन में या कभी भी लाइफ में ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो हमारी रेटिनास हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है, या वर्ल्ड के बारे में कोई भी चीज़ अगर वो देखते हैं तो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। और टू आइज ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइटली डिफरेंट पोजिशन इन स्पेस। आपके जो दो आइज हैं वो किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो थोड़ा सा जो है वो स्पेस का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी आंख जो है एक आइज को क्लोज करें और अपने जो थंब है वो सामने रखें, और फिर फॉर एग्जांपल आप अपनी राइट आई को बंद करें और आप अपनी लेफ्ट आई से अपने अंगूठे को देखें, और फिर आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करें और अपनी राइट साइड वाले आई से अपने अंगूठे को देखें, तो आपको वो बिल्कुल एक साइज में डिफरेंट नज़र आएगा। अब आप किसी चीज़ को ब्लॉक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है मेरी इस स्लाइड में इस ए को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। अगेन आप अपनी राइट आई को बंद करेंगे, आप अपने लेफ्ट आई से जो है लेफ्ट आई के सामने अंगूठा जो है वो पकड़ेंगे, आप इस ए को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करें और राइट आई से देखें तो आपको थोड़ा सा ये जो ए है ये नज़र आ रहा होगा। दिस इज रेटिनल डिस्पैरिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या है? द डिग्री टू विच मसल्स रोटेट योर आईज टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। टू डिग्री कि आपकी आई जो है वो कितना रोटेट हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। द मोर द आईज कन्वर्ज और रोटेट इनवर्ड टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स सिग्नल्स एंड द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड टू बी। जितनी एक ऑब्जेक्ट है वो आपके नज़दीक है उतने ही आपके आईज जो हैं वो ज़्यादा कन्वर्ज करते हैं, और जितना एक चीज़ दूर होता है उतनी ही आपकी आंखें जो हैं वो लेस कन्वर्ज करती हैं। It does not depend on the retinal image in the two eyes, but on the muscle tensions that result from the external eye muscles that control eye movement. Retinal image पे depend नहीं करता, but it depends on muscle tensions that result from the external eye muscles that control eye movement. Eye muscle की movement से आप अंदाज़ा लगा लेते हो जितनी नज़दीक चीज़ होती है उतनी आपकी आंखें जो है वो ज़्यादा कन्वर्ज हो जाती है, उतना ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़ जो है वो नज़दीक है। और जितनी आपकी आंखें जो है वो लेस कन्वर्ज होती हैं उतना ही आप अंदाज़ा लगा दें कि चीज़ जो है वो मुझसे उतनी दूर है। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो बिल्कुल बाइनोकुलर क्यू का एक लास्ट टर्म है जो कि है एक्कोमोडेशन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टर्म इट इन्वॉल्व्स द लेंस ऑफ द आई altering its shape in order to focus the image more accurately on the retina। क्या है इसमें? हमारी लेंस इन्वॉल्व है। कन्वर्जेंस में मसल इन्वॉल्व थे आई की रोटेशन के लिए। एकोमोडेशन में हमारे लेंस इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व्स द लेंस ऑफ द आई altering its shape in order to focus the image more accurately on the retina. Ciliary muscles contract to elongate the lens and focus upon more distant object, and ciliary muscle relax to allow it become more round and focus upon the near object. अब इसमें है क्या, किस तरह लेंस जो है इन्वॉल्व होते हैं एक्कोमोडेशन में, किस तरह उसके शेप को अल्टर करते हैं, किस तरह हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं मोर एक्यूरेटली ऑन रेटिना वगैरह वगैरह। जो हमारी सिलरी मसल्स हैं इट कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम डिस्टेंट यानी कि दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो हमारी जो सिलरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो क्या होता है, हमारे लेंस का शेप किस तरह हो जाता है, वो एलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है शेप में, जिसके ज़रिए हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहे होते हैं। और जब ये सिलरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा जो लेंस है वो राउंड शेप में हो जाता है, जिसकी वजह से हम नियरर ऑब्जेक्ट्स को बड़ी अच्छी तरीके से
फोकस कर पा रहे होते हैं। एंड डेटा आर फेड और सेंड टू द ब्रेन फ्रॉम kinesthetic senses in the ciliary muscles, providing information about the nearness and distance of the objects focused upon. तो यहाँ पर एकोमोडेशन जो है वो आपके बाइनोकुलर क्यू में भी आ रहा है। इसको मस्कुलर क्यू में अलग से डिस्कस इसलिए किया गया था क्योंकि अगेन कन्वर्जेंस और एकोमोडेशन दोनों में हमारे मसल्स इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको मस्कुलर क्यू एक अलग टर्म यूज़ किया। लेकिन नॉर्मली अगर आप कैटेगराइजेशन करें तो नॉर्मली आपको दो ही कैटेगरीज मिलती है, मोनोकुलर क्यू और बाइनोकुलर क्यू। बाइनोकुलर क्यू में रेटिनल डिस्पैरिटी को डिस्कस किया जाता है, कन्वर्जेंस डिस्कस किया जाता है, एकोमोडेशन डिस्कस किया जाता है। इसको इसलिए बाइनोकुलर क्यू में डिस्कस किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों आइज इन्वॉल्व हैं, और मोनोकुलर क्यू के जो टर्म्स हैं उसको मोनोकुलर क्यू में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है। लाजमी नहीं है कि हम कहें कि बाइनोकुलर में नहीं डिस्कस करते हैं, उसको बाइनोकुलर क्यूज में भी डिस्कस करते हैं, यानी कि यू कैन कंसिडर देम, क्योंकि लेकिन उसको मोनोकुलर क्यू में इसलिए डाला गया है क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर अपनी एक आंख से भी किसी 3D या 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को परसीव करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। डेप्थ परसेप्शन जो है उसकी फॉर्म हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। प्लस अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप नोटिफाइड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप चैनल के लिंक और वीडियोस के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।